हेलो दोस्तों, पीके टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपिटर प्रेस सी जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की सीरीज चल रही थी, उसी के क्रम में हम अगला टॉपिक देखते हैं। कंपास सर्वे कंप्लीट हो गया था। तो इससे पहले अगर दोस्तों हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप हम सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस आपको MCQ क्विज के रूप में डेली मिलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के, और PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। चलिए उससे अब देखते हैं कि ट्रावर्सिंग क्या होती है। तो अनेक ऐसी सर्वे लाइंस हैं जिनकी लंबाई व दिशा ज्ञात है, यानी कि ऐसी अनेक सर्वे लाइन जिनकी लंबाई और दिशा ज्ञात होती है से मिलकर बने फ्रेम को, यानी कि कई सारी लाइनों को जोड़ने से मिलकर बने हुए एक जो फ्रेम बनती है, उस संरचना को हम क्लोज या पॉलीगॉन्स जो ट्रावर्स कहते हैं, वो फ्रेम जो बनती है उसको हम ट्रावर्स कहते हैं। यह ओपन मुक्ता क्लोज भी हो सकती है, ओपन पॉलीगॉन हो सकती है। ट्रावर्स मुक्ता दो प्रकार के होते हैं, हम कंपास सर्वे में पढ़ ही चुके हैं, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। मेजरमेंट ऑफ सर्वे की बात करते हैं। ट्रावर्स में दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर मेजरमेंट होता है और एक एंगुलर मेजरमेंट होता है। जब लीनियर मेजरमेंट की बात आती है, चेन और टेप के हम बारे में पढ़ ही चुके हैं, टेकोमीटर आगे पढ़ेंगे, और DMI ऐसे भी मेजरमेंट होती है। लीनियर मेजरमेंट इन 3 से करते हैं, और जबकि एंगुलर मेजरमेंट लूज निडल मेथड, फास्ट निडल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ये सारे होते हैं। एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो लूज निडल मेथड, फास्ट निडल मेथड, इंक्लूडिंग एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड होता है। ट्रावर्स में लीनियर मेजरमेंट ट्रावर्स में जो ट्रावर्सिंग करते हैं, लीनियर मेजरमेंट ऐसे उपकरण को चुना जाता है, सिलेक्ट करते हैं जिसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंगुलर मेजरमेंट के सेम ऑर्डर में, मतलब एक ही क्रम की हो। यानी कि लीनियर मेजरमेंट के लिए जो उपकरण चुना जाएगा, जिसकी जितनी एक्यूरेसी होगी उतनी ही एक्यूरेसी एंगुलर मेजरमेंट की होनी चाहिए। मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए जो आप उपकरण चुनेंगे, चेन, टेप या फिर इक्विपमेंट टेकोमीटर या EDMI, तो उतनी ही एक्यूरेसी, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लीनियर मेजरमेंट में होगी, सेम ऑर्डर की एंगुलर मेजरमेंट में होनी चाहिए। इफ़ वेरी प्रिसाइज इक्विपमेंट, मतलब एंगुलर मेजरमेंट के लिए जितना हाई प्रिसाइज अप्रिसाइज, यानी कि बड़ी शुद्धता का, जितनी बड़ी एक्यूरेसी का आप एंगुलर मेजरमेंट के लिए प्रयोग करेंगे, उतनी ही इक्वली प्रिसाइज इक्विपमेंट लीनियर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आप वहाँ ट्रावर्स में लीनियर मेजरमेंट के लिए ऐसा उपकरण चुनते हैं जिसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हायर हो, यानी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सेम होनी चाहिए, तो उसी प्रकार जब हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए चुनते हैं तो वेरी प्रिसाइज, यानी कि बड़ी शुद्धता, बहुत अधिक शुद्धता वाला, परिशुद्ध वाला जो इक्विपमेंट होता है उसको हम चुनते हैं, तो उतना ही परिशुद्ध वाला लीनियर मेजरमेंट के लिए चुना जाना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन आता है कि लीस्ट काउंट ऑफ द एंगल मेजरिंग इक्विपमेंट। तो लीस्ट काउंट जो है एंगुलर मेजरमेंट इक्विपमेंट से हमने माना कि एक थीटा है। परमिशुअल एरर आती है, तो इन लीनियर मेजरमेंट में परमिशुअल एरर कितनी होती है, तो tan थीटा बराबर del L/L होती है। तो आपको याद रखना है tan थीटा बराबर del L/L। थीटा जो वैल्यू होती है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट लीस्ट काउंट ऑफ एंगल मेजरमेंट इक्विपमेंट होता है। थीटा क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ एंगल मेजरमेंट इक्विपमेंट। तो परमिशुअल जो एरर होती है लीनियर मेजरमेंट में, tan थीटा बराबर del L/L होता है। तो एंगुलर मेजरमेंट की बात करें, लूज निडल मेथड या फ्री निडल मेथड। मैग्नेटिक वेयरिंग जो होती है मेजर करते हैं ईच ट्रावर्स लाइन। लीनियर मेजरमेंट जो होते हैं डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन या टेप से। देखिए लूज निडल मेथड क्या होता है, फ्री निडल मेथड क्या होता है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लूज निडल मेथड और फ्री निडल मेथड क्या होता है। जो मैग्नेटिक वेयरिंग होते हैं हम मेजर करते हैं ईच ट्रावर्स लाइन, प्रत्येक ट्रावर्स लाइन पर मैग्नेटिक वेयरिंग मेजर की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लूज निडल जो मेथड होता है या फ्री निडल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिस पर हर ट्रावर्स लाइन पर, प्रत्येक ट्रावर्स लाइन पर बेयरिंग मेजर की जाती है। लीनियर मेजरमेंट डिस्टेंस चेन या टेप से मेजर जाता है। ठीक,
मापा जाता है। बोथ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ईच स्टेशन, तो सीधी सीधी बात है, मैग्नेटिक जो बेरिंग आप मेजर कर रहे थे ईच ट्रावर्स लाइन पर, तो उसे प्रत्येक स्टेशन पर उसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग मेजर करेंगे। तो लूज नीडल मेथड एक ऐसा मेथड, तो याद रखेंगे लूज नीडल मेथड और फ्री नीडल मेथड तो एक ही चीज़ होता है, लूज नीडल मेथड, फ्री नीडल मेथड। एक ऐसा मेथड जहाँ पे हमें ईच ट्रावर्स लाइन, एक ऐसा मेथड जिसमें हमें मैग्नेटिक बेरिंग ईच ट्रावर्स लाइन, तो सीधी सीधी बात है, प्रत्येक ट्रावर्स लाइन पर जाकर के एंगल को मेजर करना, उसे कहते हैं लूज नीडल मेथड। तो आप देख ही सकते हैं चित्र में हमने क्या किया, ए स्टेशन से ए से बी लाइन पर हमने मैग्नेटिक बेरिंग मापी, फिर हमने क्या किया बी पॉइंट पर फिर बी सी पॉइंट की नापी, सी से सी डी पॉइंट की नापी, डी से ए पॉइंट की नापी। इस तरीके से हमने पूरी हर चीज़ की मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करी। फास्ट नीडल मेथड, मैग्नेटिक जो बेरिंग होती है मेजर करते हैं फर्स्ट लाइन या वन लाइन एंड इंक्लूडिंग एंगल मेजर करके। तो सीधी सीधी बात है, फास्ट नीडल मेथड एक ऐसा मेथड, सीधी सीधी बात है, एक ऐसा मेथड जिसमें मैग्नेटिक बेरिंग मेजर करते हैं केवल फर्स्ट लाइन या फिर वन लाइन की। सीधी सीधी बात है, यानी कि फास्ट नीडल मेथड में क्या होता है, केवल एक स्टेशन पर, किसी भी एक स्टेशन पर हम क्या करते हैं, उनका क्या मेजर कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन पर मैग्नेटिक बेरिंग मेजर कर लेते हैं। अदर की हम क्या करते हैं, अदर की हम इंक्लूडिंग एंगल मेजर करते हैं। जब क्लॉकवाइज जाता है तो एक्सटीरियर एंगल वहाँ पर करें। तो दिस मेथड इज अ मोर एक्यूरेट देन द लूज नीडल मेथड। तो ये मेथड है, फास्ट नीडल मेथड एक्यूरेट होता है या लूज नीडल मेथड, तो आपका फास्ट नीडल मेथड जो होता है वो मोर एक्यूरेट होता है लूज नीडल मेथड से। तो याद रखना चाहिए, फील्ड में फास्ट नीडल मेथड का ही प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे हमने केवल पहली लाइन का हमने ए पॉइंट पर स्टेशन पर बेरिंग मेजर करी, उसके बाद हमने क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल मेजर कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल या फिर इंक्लूडेड एंगल। तो हमने क्या किया, एक स्टेशन पर उस चीज़ को मेजर किया, बाकी सारी चीज़ों को, इन चीज़ों को मेजर कर लिया। तो इसके बाद आता है इंक्लूडिंग एंगल मेथड। इंक्लूडिंग एंगल मेथड क्या होता है, तो उसमें भी वही चीज़ सेम होती है। इस विधि में क्लोज ट्रावर्स के लिए उपयुक्त होती है। तो इंक्लूडिंग एंगल मेथड जो होता है, इंक्लूडेड एंगल मेथड से हम क्या करते हैं, क्लोज ट्रावर्स के लिए प्रयोग की जाती है। दो क्रमागत सर्वेक्षण रेखाओं के मिलन बिंदु के जो एंगल बनता है, दो सर्वेक्षण रेखाओं के मिलन बिंदु पर जो अंतर्गत कोण बनता है उसको हम इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं। इसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं और जो बाहर से बनेगा उसे हम एक्सटीरियर एंगल करते हैं। देखिए दो प्रकार का होता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये पढ़ा ही चुके हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब ट्रावर्स होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स होता है तो इंटीरियर एंगल बनता है, क्लॉकवाइज होता है तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। माना ABCD एक क्लोज ट्रावर्स है, क्लॉकवाइज है, माना ABCD एक क्लोज ट्रावर्स है और क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंक्लूडेड एंगल मेजर करना था क्लॉकवाइज, तो सारी चीज़ों की क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी क्या एक्सटीरियर एंगल मेजर करेंगे, बट फर्स्ट का FB भी मेजर करेंगे, पहले MB भी मेजर करेंगे, फिर उसका इंक्लूडेड एंगल भी मेजर कर लेंगे। दिस मेथड इज अ मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस टू मेथड। तो सीधी सीधी बात है, इंक्लूडिंग एंगल उससे भी अधिक एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग मेथड इसलिए एक्यूरेट मेथड है कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के डिफरेंट होने के बाद भी दो बिंदुओं के बीच बनने वाले इंक्लूडेड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेम रहता है, तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अब आता है डायरेक्ट एंगल मेजर मेथड। ये भी ओपन ट्रावर्स के लिए प्रयोग की जाती है, डायरेक्ट एंगल मेजर करना। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड इज अ डायरेक्ट एंगल। देखिए सबसे पहले हमने MB मेजर कर ली, A से B, अब B से C, ये जो पॉइंट है C, तो C पॉइंट पर हमने क्या किया, डायरेक्ट एंगल को मेजर कर, राइट डायरेक्शन में जितने भी एंगल आएंगे उनको मेजर करते चले जाएंगे। तो ये राइट डायरेक्शन में मेजर करते चले जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंगल, नॉर्मली डायरेक्ट मेजर करना। अगला क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड क्या होता है, ओपन ट्रावर्स के लिए अपनाया जाता है। ट्रावर्स लाइन जो होती है स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए प्रयोग होती है, रेलवे लाइन, कैनाल, सीवर के लिए प्रयोग होता है। ठीक, फोर लाइन बैक लाइन के विस्तार करने पर जो कोण बनाती है उसे डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। ये मान लीजिए आपकी एक लाइन है, ये आगे वाली लाइन, तो ये क्या हो गई, फोर लाइन। तो बैक लाइन को जब आप विस्तार करेंगे, उसको आप एक्सटेंड करेंगे, तो जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल।
याद करिएगा 4 लाइन जो होती है बैक लाइन को, 4 लाइन की बैक लाइन को आप विस्तार करिए, एक्सटेंडेड करिए, तो जो एंगल बनेगा, ये लाइन जो डिफ्लेक्ट हो रही होती है उसे हम डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इसी प्रकार ये सी से डी, तो ये जब बैक लाइन है तो इसको हमने जब बढ़ाया तो ये एंगल क्या बन गया, डेल्टा। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है लैटिट्यूड। देखिए एक क्वाड्रेंट होता है, तो नॉर्थ से साउथ को जो ज्वाइन करेंगे ऑर्थोगन, नॉर्थ से साउथ को जो ज्वाइन करेंगे, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो एंगल, जो नंबर मेजर किए जाएंगे उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं मुक्ता। ठीक, इसी के समांतर होंगे लगभग। तो किसी सर्वे लाइन का अक्षांश क्या होता है? लैटिट्यूड को हम अक्षांश बोलते हैं। तो किसी भी सर्वे लाइन का अक्षांश उसकी वह निर्देशांक लंबाई है जो किसी इमेजिनरी मेरिडियन के समांतर साउथ और नॉर्थ में मापी जाती है। देखिए साउथ और नॉर्थ में मापी जाती है। क्या बोल रहा? ये नॉर्थ और साउथ होगा, ये ईस्ट और वेस्ट होगा। जब किसी सर्वे लाइन की वह अक्षांश जो उसकी निर्देशांक लंबाई, यानी कि लैटिट्यूड क्या होगा, वह निर्देशांक लंबाई जो किसी इमेजिनरी मेरिडियन के, इमेजिनरी मेरिडियन क्या है, नॉर्थ साउथ के समांतर मापी जाएगी, यानी कि नॉर्थ और साउथ में जो मापी जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो दूरी मापी जाएगी, यानी कि वाई वाली जो वाई एक्सिस पर दूरी ली जाएगी उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो याद रखना। तो किसी सर्वे लाइन का अक्षांश उसकी वह निर्देशांक लंबाई जो उसकी इमेजिनरी मेरिडियन के समांतर साउथ या नॉर्थ में मापी जाती है। जब किसी लाइन का लैटिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की ओर होता है तो उसे हम नॉर्थिंग कहते हैं। जब किसी लाइन का लैटिट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम नॉर्थिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साउथिंग कहते हैं। जब लाइन का लैटिट्यूड साउथ डायरेक्शन में हो या नीचे की ओर होता है तो उसे साउथिंग कहते हैं। तो याद रखना है, नॉर्थिंग ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या होगा, साउथिंग इज नेगेटिव। तो यानी कि जो क्वाड्रेंट होगी ईस्ट वेस्ट लाइन वाली भी होगी, तो उसके जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उससे जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा, जो इससे नीचे आएगा लैटिट्यूड वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, नॉर्थिंग को पॉजिटिव बोलते हैं, साउथिंग को नेगेटिव। तो लैटिट्यूड ऑफ लाइन इट इज अ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ नॉर्थ एंड साउथ मेरिडियन। नॉर्थ और साउथ मेरिडियन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो लैटिट्यूड कहलाता है। लैटिट्यूड को हम एल से शो करते हैं, जिसको एल बराबर होता है एल कॉस थीटा, एल बराबर होता है एल कॉस थीटा। ध्यान रखना, लैटिट्यूड इस तरीके से ये पॉइंट का लैटिट्यूड बता दीजिए। ये मान लीजिए L1 है, ठीक, L1 डिस्टेंस है, तो ये थीटा एंगल बनेगा। तो ये लैटिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड बाई एक्स की दूरी, ये चलित दूरी होती है। लैटिट्यूड ये क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में उसी के समांतर मेजर की जाती है। उसके समांतर मेजर कर रहे हैं तो कितना होगा, ये है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है तो L1 cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, L बराबर L1 cos थीटा। अगला क्या आएगा इस तरफ साइन थीटा, तो वो डिपार्चर कहलाएगा। जब किसी सर्वे लाइन का भुजांक, यानी कि जब किसी सर्वे लाइन का डिपार्चर उसकी वह निर्देशांक लंबाई होता है जो किसी इमेजिनरी मेरिडियन के लंबवत ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मापी जाती है। देखिए क्या है, ये इमेजिनरी मेरिडियन है, इसके लंबवत मापी जाएगी, इसके लंबवत मापी जाएगी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो दूरी ली जाएंगी उसको हम डिपार्चर कहते हैं। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो ली जाएंगी उसे हम डिपार्चर कहते हैं। जब रेखा का डिपार्चर ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व की ओर होता है, दाईं ओर मापा जाता है तो उसे ईस्टिंग कहते हैं। जब डिपार्चर का वेस्ट डायरेक्शन में बाईं ओर मापा जाता है तो उसे वेस्टिंग कहते हैं। ईस्टिंग कहते हैं और डिपार्चर में उसे वेस्टिंग कहते हैं। ईस्टिंग पॉजिटिव होती है, वेस्टिंग नेगेटिव होती है। ईस्टिंग पॉजिटिव होती है, वेस्टिंग नेगेटिव होती है। डिपार्चर डी, डी बराबर एल साइन थीटा। डिपार्चर डी, डी बराबर क्या होता है, डी से शो करते हैं और डी बराबर एल साइन थीटा। अब एक पूरा क्वाड्रेंट समझते हैं और लैटिट्यूड और डिपार्चर कहाँ पॉजिटिव होंगे कहाँ नेगेटिव। तो देखिए नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक, ये ईस्ट वेस्ट। अभी बोला कि नॉर्थ में जो भी लिए जाएंगे वो सब पॉजिटिव लैटिट्यूड होंगे। तो देखिए जो आपकी क्वाड्रेंट लाइन है, जो आपके इंटरसेक्ट पॉइंट हैं उससे ऊपर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से ऊपर की तरफ जितने भी होंगे वो क्या होंगे, लैटिट्यूड पॉजिटिव। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ आएगा, यहाँ पे।
तो नॉर्थ ऊपर की तरफ भी पॉजिटिव, ईस्ट में भी चले तो पॉजिटिव, यानी कि दोनों क्या होंगे प्लस प्लस। तो ध्यान रखना प्लस प्लस। तो पहले लैटिट्यूड लिखा जाता फिर डिपार्चर, तो याद रखना लैटिट्यूड पहले लिखा जाता फिर डिपार्चर। इसमें आपसे कहा जाए लैटिट्यूड क्या है और डिपार्चर क्या है, तो लैटिट्यूड यहाँ से बाई, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी वो लैटिट्यूड कहलाएगी। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पर होगी उसे हम डिपार्चर कहते हैं। ठीक, अब सेकंड वाले में जाएंगे तो सेकंड क्वाड में जाते हैं। तो यहाँ देखिए ईस्ट में गया तो ईस्ट में क्या है डिपार्चर पॉजिटिव, लेकिन साउथ में गए तो नेगेटिव, तो लैटिट्यूड नेगेटिव डिपार्चर पॉजिटिव। तो इसी तरीके से साउथ वेस्ट में जाते हैं, तो जैसे ही हम वेस्ट में जाते हैं तो डिपार्चर क्या होता है नेगेटिव, साउथ में जाते हैं तो लैटिट्यूड क्या होता है नेगेटिव। इसी प्रकार नॉर्थ में जब जाते हैं तो लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर क्या होता है आपका नेगेटिव। L बराबर L से कॉस थीटा, D बराबर L साइन थीटा होता है, L साइन थीटा होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट, जब किसी रेखा की बेरिंग अगर आरबी सिस्टम या क्यूबी सिस्टम में मेजर की जाती है, यानी कि जो एंगल मेजर किया जाता है क्यूबी सिस्टम या आरबी सिस्टम, क्यूबी सिस्टम आरबी सिस्टम क्या होता है नॉर्थ या साउथ से जिससे भी उसका जो एंगल पास पड़ रहा हो, यानी कि नॉर्थ या साउथ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिससे नियर पड़ता है उसी से मेजर किया जाता है। तो लैटिट्यूड जो होंगे और डिपार्चर होंगे, अगर बेरिंग आरबी सिस्टम में दे रखी तो लैटिट्यूड और जो डिपार्चर होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव में लिए जाएंगे। अगर डब्ल्यूईसी सिस्टम में दे रखा तो नेगेटिव में नहीं लिए जाते, सभी पॉजिटिव में रहते हैं। या फिर उसे क्यूबी सिस्टम में कन्वर्ट कर लो उसके बाद। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ए लाइन आती है, तो अभी बताया था ए लाइन, तो कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि लैटिट्यूड ऊपर की तरफ नॉर्थ में तो पॉजिटिव, ईस्ट में तो पॉजिटिव डिपार्चर। तो एल लैटिट्यूड को शो करता है, डी डिपार्चर को, तो एल ओ ए क्या होगा L1 कॉस थीटा, डी ओ ए क्या होगा L1 साइन थीटा, थीटा 2। अब यहाँ पे क्या है देखो, साउथ में लैटिट्यूड नेगेटिव, यानी कि L2 कॉस थीटा नेगेटिव, L2 कॉस 2 थीटा नेगेटिव, लेकिन ईस्ट में है तो डिपार्चर क्या होगा पॉजिटिव, L2 साइन 2 थीटा। इसी प्रकार तीसरे में है, यानी कि आपका साउथ क्या है नेगेटिव में और वेस्ट क्या है नेगेटिव में, तो जो लैटिट्यूड और डिपार्चर होंगे वो दोनों नेगेटिव में आएंगे। अगले वाले में आपका नॉर्थ है पॉजिटिव और अगला वाला डिपार्चर में नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर अगर डब्ल्यूईसी सिस्टम में दे रखा है, आपको डब्ल्यूईसी सिस्टम में दे रखा है तो आपको, क्योंकि देखो डब्ल्यूसीवी सिस्टम में कहाँ से मेजर करते हैं, डब्ल्यूसीवी सिस्टम में हम नॉर्थ से ही सारे एंगल मेजर करते हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। तो यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 ही वैल्यू रखना है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि डब्ल्यूईसी सिस्टम में करते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब काटते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, तो देखिए वाई अक्ष पे कुछ डिस्टेंस होगी, कोई बिंदु है यहाँ पे है, मान लीजिए कोई बिंदु है, तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है एक्स अक्ष पर, तो मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, और ये वाई पर कितना है तो एल, यानी कि तो इन डिस्टेंसों को एक्स वाई के टर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यानी कि उस बिंदु की स्थिति एक्स अक्ष से वाई अक्ष से वो कितनी दूरी पर है, तो सीधी सीधी बात कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो वाई एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, वाई को हम वाई अक्ष कहते हैं, एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी कि इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। हमेशा लैटिट्यूड पहले लिखा जाता है, डिपार्चर बाद में लिखा जाता है। अब बात आती है जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट होता है, कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट होता है, क्रमागत निर्देशांक होता है, एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है। क्रमागत निर्देशांक क्या होता है, सबसे पहले क्रमागत निर्देशांक क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम,
कॉन्सिक्यूटिव डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कॉन्सिक्यूटिव डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जब किसी अग्र बिंदु के निर्देशांक इससे पिछले बिंदु के निर्देशांक के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे बिंदु को हम कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। मतलब देखिए, चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो अभी हमने जो रिस्पेक्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट रखे वो रेफरेंस में किसके हैं? ओ के रेफरेंस में रखें। जब हम ये मूल बिंदु के रेफरेंस में, अब हम कोई अदर बिंदु है ए, मान लीजिए ए है और बी, इसकी रिस्पेक्ट में ए बिंदु के कोऑर्डिनेट और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट, तो बी बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ए के रेफरेंस में रखें, तो हम इसको जो कोऑर्डिनेट कहते हैं उसको हम कहते हैं क्रमागत कोऑर्डिनेट। इसी को हम कहते हैं क्रमागत निर्देशांक, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव या डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब किसी अग्र बिंदु के निर्देशांक इससे पिछले किसी बिंदु के निर्देशांक के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट। इसको रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए, याद रखना, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए। क्रमागत निर्देशांक को हम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्रमागत निर्देशांक को हम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ट्रावर्स की जब प्लॉटिंग की जाती है तो क्रमागत निर्देशांक के द्वारा करते हैं। देखिए, ट्रावर्सिंग की जब भी प्लॉटिंग करते हैं तो क्रमागत निर्देशांक के द्वारा करते हैं। तो त्रुटि एक बिंदु पर प्लॉटिंग पर, अगर किसी एक बिंदु पर प्लॉटिंग पर त्रुटि आ गई है तो सभी बिंदुओं पर आ जाएगी। याद रखना, अगर त्रुटि किसी एक बिंदु के निर्देशांक में हो गई, अगर एक बिंदु के निर्देशांक में होगी तो त्रुटि सभी बिंदुओं पर आ जाएगी। अब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट किसी बिंदु के मूल बिंदु ओरिजिन बिंदु के संदर्भ में व्यक्त किए गए निर्देशांक को उस बिंदु के स्वतंत्र निर्देशांक कहते हैं। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ओ यानी कि मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में किसी अन्य बिंदु के स्वतंत्र रूप से व्यक्त किए गए जो निर्देशांक होंगे, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में किसी के जो व्यक्त किए गए निर्देशांक होंगे उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कहते हैं। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टोटल कोऑर्डिनेट भी कहलाता है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को हम टोटल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। स्वतंत्र निर्देशांकों को प्लॉटिंग पर प्रत्येक बिंदु पर प्लॉटिंग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र निर्देशांकों से प्लॉटिंग पर प्रत्येक बिंदु पर प्लॉटिंग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कार्य में अधिक प्रस्तुतता प्राप्त होती है, अधिक प्रस्तुतता प्राप्त होती है। अब क्लोज इन चेक इन क्लोज ट्रावर्स, आपको देखिए ट्रावर्स है उसको हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर हम पढ़ ही चुके हैं। तो जब क्लोज ट्रावर्स है, जब लूप ट्रावर्स बन रहा है तो क्या करना चाहिए? समेशन ऑफ लैटिट्यूड, एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड 0 होना चाहिए। यानी कि साउथ जो होगा, यानी कि जितना भी एल्जेब्रिक सम है लैटिट्यूड का वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब दूसरा पॉइंट इसी में क्या हो सकता है? लैटिट्यूड, यानी कि नॉर्थ साइड के जितना भी लैटिट्यूड है, नॉर्थिंग का लैटिट्यूड इक्वल होना चाहिए साउथिंग के लैटिट्यूड का। यानी कि नॉर्थिंग के लैटिट्यूड का टोटल योग कर दें, टोटल समेशन कर दें, नॉर्थिंग लैटिट्यूड और साउथिंग लैटिट्यूड का टोटल करें समेशन, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों का जो टोटल होगा वो इक्वल आना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो सीधी सीधी बात है, लूप ट्रावर्स में क्या होता है? समेशन ऑफ 0। डिपार्चर क्या होता है? समेशन ऑफ डी बराबर 0। लिंक ट्रावर्स में क्या होता है? तो लिंक ट्रावर्स में जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होता है, तो लास्ट का जो होता है, यानी कि लैटिट्यूड ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो यानी कि लिंक ट्रावर्स में आपको याद रखना है कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे? लैटिट्यूड ऑफ द लास्ट पॉइंट और लैटिट्यूड ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। डिपार्चर भी ऐसे ही, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। अब क्लोजिंग एरर आता है, एक पॉइंट आता है क्लोजिंग एरर। एरर ऑफ द क्लोजर क्या होता है? देखिए, जब भी ट्रावर्स बनाते हैं तो ट्रावर्स आके उसी बिंदु पर समाप्त नहीं हो। कभी भी हमने ट्रावर्स ए से स्टार्ट किया और इसी बिंदु पर आकर समाप्त नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ एरर रह गया, तो इसको जो रहता है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एरर। यानी कि बंद नहीं करा, यानी कि त्रुटि हो गई। जब ट्रावर्स करते हैं तो अंतिम बिंदु उसके प्रारंभिक बिंदु पर कॉन्साइड होना चाहिए, संपाती होना चाहिए, आके मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। त्रुटि के कारण ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जब मिलाते हैं तो जो एरर बचता है, यानी कि जो स्पेस बचता है, जब वो मिलते नहीं हैं, जो स्पेस बचता है उसे हम सीधी लाइन से मिलाने पर, जो स्पेस हो सीधी लाइन से मिलाने पर जो होता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग एरर। तो क्लोजिंग एरर कहलाती है। क्लोजिंग एरर से संबंधित रिलेटेड
तो देखिए क्लोजिंग एरर से संबंधित जो फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग एरर बराबर समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। दो ही चीज़ होती हैं। देखिए समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। अब लैटिट्यूड किस डायरेक्शन में होता है तो बाई, तो समेसन ऑफ ई वाई, इसी को लिख सकते हैं हम ई वाई। लैटिट्यूड को क्या लिख सकते हैं ई वाई। देखिए क्लोजिंग एरर ई बराबर डेल समेसन ऑफ डेल एल स्क्वायर समेसन ऑफ एल स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डी स्क्वायर, लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। ई बाई को हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड समेसन ऑफ लैटिट्यूड, ई एक्स को हम कहते हैं समेसन ऑफ डिपार्चर। तो समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर ई एक्स का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ ई बाई का स्क्वायर भी हो सकता है। क्लोजिंग एरर की जो डायरेक्शन होती है वो टेन थीटा बराबर क्या होगी, टेन थीटा बराबर समेसन ऑफ ई एक्स इंटू समेसन ऑफ वाई, यानी कि ई एक्स साइन थीटा यानी कि समेसन ऑफ डी और समेसन ऑफ एल। तो याद रखना क्लोजिंग एरर की जो डायरेक्शन होती है वो टेन इनवर्स ई एक्स अपॉन ई वाई, यानी कि समेसन ऑफ डिपार्चर और समेसन ऑफ लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन है कि रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर। रिलेटिव एरर एक्यूरेसी क्या होती है, तो रिलेटिव क्लोजर एरर की जो एक्यूरेसी होती है, देखिए सबसे पहले रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर क्या कहलाती है, तो जितनी भी एरर हुई थी, जितनी भी एरर हुई अपॉन अभी जितनी भी क्लोजिंग एरर हुई अपॉन पेरीमीटर। तो सीधी सीधी बात है, रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर क्या होता है, रिलेटिव एरर ऑफ अ क्लोजर होता है ई अपॉन पी। ई जो होती है टोटल क्लोजिंग एरर अपॉन पी पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो आपको रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर ई अपॉन पी होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुका है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। तो क्लोजिंग एरर क्या होती है ई अपॉन पी। तो यहाँ से डेफिनेशंस के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि पेरीमीटर अपॉन में होता है या नहीं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों अब अगला जो टॉपिक है यानी कि जो क्लोजिंग एरर है उनको सॉल्व करना, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग एरर के जो मेथड हैं वो कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे हम। आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए। एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासिंग है, एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको हम पीडीएफ भी देंगे और आपको 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में और नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे बाकी सभी चीज़ों के। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।